क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। रिपीट कुछ बोल रहे थे तुम, कौन सा रिपीट है? 13 रिपीट है। मैं वेट ही कर रहा था, एक तो स्किप हो बोलकर ना, अच्छा लगता है थोड़ा सा ऐसा। तो 12 देख लो पहले। 12 बोला है प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट टू फाइनेंस लेवल ऑफ एक्टिविटी 52,000 यूनिट्स अ ईयर 52 वीक लेने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना 400 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कितना 150, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 200 एंड ओवरहेड्स में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग से दिया है 100, सेलिंग प्राइस कितना है 1000 पर यूनिट है एंड रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स रिमेन्स इन स्टोर फॉर 4 वीक्स, WIP takes 4 weeks, debtors are allowed 8 weeks for payment whereas creditor allowed 4 weeks, minimum cash balance 50,000, receivables are valued at selling price। क्या हुआ इस सेंटेंस का मीनिंग? डेटर्स तेरे सेल पे निकाल। कितना इजी क्वेश्चन है, करना क्या था बोलो? डायरेक्ट अब विदाउट प्रिपेयरिंग दिस कैन वी डायरेक्टली सॉल्व दिस? यस। आप कैसे निकालोगे? रॉ मटेरियल पर यूनिट बोलो कितना था 400, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे 52,000, बस ये आ गया 2 करोड़ 8 लाख, उसको इनटू 4/52 16 लाख आया आंसर। WIP 2 मिनट के लिए छोड़ दो, फिनिश गुड्स का लो। फिनिश गुड्स के लिए अभी अभी जो आपने निकाला था 2 करोड़ 8 लाख निकाला था ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें ऐड करो वेजेस 72। अच्छा यहाँ पे अपन ने ऊपर अपन ने नहीं निकाला, ये यहाँ पे क्वेश्चन इधर तक है ना, ठीक है। एक काम करो कैलसी लो, 400 प्लस 150 प्लस मैन्युफैक्चरिंग के 200 कितना आया 750 मल्टीप्लाइड बाय 52,000 19 लाख, 3 करोड़ 19 लाख। ये क्या है आपका? फिनिश गुड्स नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपना फिनिश गुड्स का आता है ना, गलत सॉल्व किया इन्होंने, ध्यान से सुनो, इन्होंने गलत सॉल्व किया है। आपने जो सॉल्व किया अभी वो करेक्ट था। कैलसी लो फिर से एक बार, 400 जानबूझ के मैं बता रहा हूं आपको, 400 प्लस 150 प्लस 200 कैन वी से हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इसको डायरेक्टली इनटू 52,000 करो, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 3 करोड़ 90 लाख, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आना चाहिए। इन गधों ने क्या किया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐड कर दिया 52। करना चाहिए था क्या? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? तुम फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के लिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लोगे? वो तो डेटर के वक्त आता है, और इन्होंने तो डेटर के वक्त बोला सेल पे लो, तो डेटर के वक्त भी नहीं आएगा वो तो, समझा? तो आप 3 करोड़ 90 लाख लोगे, इधर करेक्शन करो, 3 करोड़ 90 लाख करो इसको, उसको डिवाइड बाय 52 इंटू 4 करो, बोलो 34 की जगह 30 लाख आएगा ये। Have you understood their mistake? Do you agree that selling distribution is not a part of finished goods stock? It's a part of debtor. ठीक है। अब रिसीवेबल के लिए इन्होंने बोला सेल्स पे लो, तो एक काम करते डायरेक्टली सेलिंग प्राइस लेते 1000 लो कैसी, इनटू करो 52,000, 5 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 52 इंटू 8 वीक्स 80 लाख, इन्होंने निकाला 80 लाख, करेक्ट है। ठीक है। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस फॉर स्मूथ ऑपरेशन 50,000 बोला है, इन्होंने भी ले लिया 50,000। आपके पास क्रेडिटर के लिए 4 वीक बोला है, कैलसी लो 2 करोड़ 8 लाख, कैसे आया याद है ना, 400 इंटू 52,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 4 16 लाख आंसर आता है। सब जगह आप अजम्पशन क्या कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि कहीं पर भी न्यूली फॉर्म्ड कंपनी बोला नहीं है। याद आया? अब बचा एक ही आइटम WIP, कैलसी लो। कुछ कंप्लीशन स्टेज कुछ बोला है क्या? नहीं बोला ना, तो एक काम करो 400 पूरा प्लस ये 150 का आधा 75, वो 200 का आधा 100 इंटू 52,000
2 करोड़ 99 lakhs। इसको डिवाइड बाय 52 इंटू 4 23 lakhs आया क्या इनका भी 23 lakhs। इसका मतलब इनका सिर्फ एक नंबर गलत था, फिनिश गुड्स वाला। तो फिर ये जो अमाउंट है इनका आएगा 4 लाख कम, 1,49,50,000 आएगा, और उसमें से 16 लाख लेस कर ये अमाउंट आएगा 1,33,50,000। एवरीवन मेक करेक्शन, मेक करेक्शन। डन। 4 लाख से वो कम हो गया, 4 लाख से करंट एसेट्स कम हो गया, 4 लाख से मेरा मेन आंसर कम हो गया। 4 लाख का डिफरेंस आया ही क्यों, उन्होंने ले लिया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश गुड्स में। इनको बोलना पड़ेगा कॉस्ट शीट सीख क्या हो विनोद सर के पास। तेरे को समझ रहा है क्या भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझता है ना, कुछ दिखाना चेहरे पे समझ रहा है बोलकर, फिर है ना। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। रिपीट है, लिख दो, रिपीट लिख दो, बहुत अच्छा लगता है ऐसा। एक आधा भी कम हुआ तो आपको भी आई एम श्योर ऐसे सॉल्व करते करते एक आधा मिला तो अच्छा लगता होगा, फील गुड फैक्टर है ये। 14th क्वेश्चन, नहीं रिपीट नहीं है ये, बट सिमिलर है, बहुत इजी है, एक बार देख लो। 14th क्वेश्चन, सपोज एबीसी लिमिटेड हैज बीन ऑफर्ड credit terms from its major supplier 2/10 net 45. Hence the company has a choice of paying rupees 10 per 100 or invest 98 or invest rupees 98 for additional period of 35 days and eventually pay the supplier rupees 100 per 100। मतलब ये एक्चुअली पेइंग पर 10 नहीं है, वो पेइंग 98 पर 100 है। वो ये 10 को कट करो, 98 करो। कंपनी के पास चॉइस क्या है, 98 पे करो या इन्वेस्ट करो 98 डेज 98 रुपीज फॉर 35 डेज। इवेंचुअली सप्लायर को कितना पे करना पड़ेगा फिर, 100 रुपए पे करने का फॉर 100 रुपया, मतलब डिस्काउंट नहीं लेने का। या तो डिस्काउंट लो या तो मत लो, जाने दो, अपने को कुछ लेना देना नहीं है। अपने को समझ रहा है एक बात, या तो ये बोल रहे डिस्काउंट लो या तो मत लो। डिस्काउंट लेंगे तो क्या होगा, 10th डे आप पे करोगे 98, या तो डिस्काउंट नहीं लिया तो 45 डेज बाद, मतलब एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ 35 डेज बाद आप पे करोगे पूरा 100। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग द डिसीजन एज टू वेदर द डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग 98 रुपीज फॉर 35 डेज। एनालाइज व्हाट शुड द कंपनी डू। तो एक्चुअली ये लोग पूरा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको। ये जो अपन ने क्लास में सॉल्व किया वो कॉस्ट ऑफ लिविंग द डिस्काउंट था। अगर क्रेडिटर तुम हो मेरे, मैंने तुम्हारा डिस्काउंट छोड़ दिया तो कितना कॉस्ट था वो अपन ने निकाला। अब ये क्या बोल रहे मालूम है क्या, कि मैं आपके पैसे अगर खुद यूज करूं, कहीं इन्वेस्ट करूं, तो उसे किस रेट से मैं ग्रो कर रहा हूं कि मेरा 98 बराबर 100 बन रहा है 35 डेज के अंदर। मेरा 98 कितना बनना चाहिए, 100 कितने दिन में, 35 डेज। वो रेट ऑफ रिटर्न निकालो बोल रहे वो लोग। समझे क्या आपको क्वेश्चन? तो ऐसे केस में अपने को एक सिंपल फॉर्मूला आता है। ये देखो कुछ भी इनके डायरेक्ट आंसर है भाई, इतने खतरनाक लोग है ये। चलो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है? अच्छा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बोलो। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। ये फॉर्मूला पता है? ठीक है, फ्यूचर वैल्यू आपका है 100 रुपया, प्रेजेंट वैल्यू है आपका 98, 1 प्लस आर पता नहीं है, वही रेट निकाल रहे अपन। बट डेज पता है, डेज है 35, ईयरली डेज है 365। करेक्ट, डेज है अपने पास 35, ईयरली डेज है 365। करेक्ट, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? नाउ टेल मी कि कैन यू मॉडिफाई दिस एंड मेक इट आर इज इक्वल टू। जब मैं इसको आर इज इक्वल टू करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। अब एक काम करो, ये जो रेस्ट टू पावर ये इस साइड लेकर आ जाओ। जब इस साइड लेकर आ जाएंगे तो इट विल बिकम 365 डिवाइडेड बाय 35। ये रूल तो मैथ्स का पता है आपको? यस और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा -1 इंटू 100 करो। इसको जो भी आंसर आ रहा है वो किसका आंसर है, 1 प्लस आर का आंसर है ना।
तो उसको ऑब्वियसली आप -1 इंटू 100 करोगे। देयरफॉर R इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 98 रेज टू कितना आता रही है 10.42 पक्का, ठीक है। 10.42 -1 इंटू 100 कैलसी लो अभी सब लोग। 10 डिवाइडेड बाय 98 कितना था 1.02 पक्का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने आता है ना तुमको, कैसे 12 टाइम्स रूट वाला लॉजिक क्लास में डिस्कस किया था अपन ने। कैलसी लो 1.02 मैं लिखता हूं फिर भी यहां पर 1.02 12 टाइम्स रूट -1 इंटू पावर 10.42 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, जो भी आंसर आएगा -1 इंटू 100। देखो 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 है कि नहीं, कितनी सिंपल चीज है। इनको देखो कैसे सॉल्व करते डायरेक्ट इन्होंने वो, मतलब ऐसा हो गया उनका लॉजिक कि मुझे ये नंबर चाहिए तो ये क्या बनना चाहिए, बस जो भी रहेगा बना दो, बाकी बच्चे समझ जाएंगे। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं चल सकता ना। डन हो गया क्या? अगर एबीसी लिमिटेड को ये पैसा जो भी यूज करने मिल रहा है, सपोज सप्लायर का पेमेंट रहेगा 10,000 एग्जाम्पल, तो सप्लायर को अगर अपन ने रिफ्यूज किया डिस्काउंट तो 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो सप्लायर का डिस्काउंट कितना छोड़ा अपन ने 2%, मतलब 200 रुपए, 200 रुपए छोड़ा ना। तो कैन वी से कि 9,800 पर 25% अगर मैं कमा रहा हूं 35 डेज के लिए, तो मेरा इतना कमाई हो सकती थी, तो इतनी कमाई मेरी छूट रही है, तो मेरा नेट कॉस्ट इतना हो रहा है। अगर मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं 25% रिटर्न मिल रहा है तो एवरीवन 25% रिटर्न अज्यूम्ड है। ये एक ध्यान से सुनो, बात नहीं समझी होंगी तो अच्छे से सुन लो। सपोज आप मैं आपका क्रेडिटर हूं, आप अच्छे से समझेगा आपको, ठीक है। आप बीती बातें 10,000 आपके पास है, मुझे आप अगर डिस्काउंट नहीं छोड़ना चाहते हो तो कितना पे करोगे? नहीं छोड़ना चाहते हो आप डिस्काउंट 9,800, तो भाई एक्सेप्ट डिस्काउंट 9,800 9,800, ये केस समझा, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट छोड़ना है तो आप सोचोगे कि चलो भाई ये 10,000 रुपए जो आज पेबल थे ये नहीं पे करेंगे, तो एक्चुअली 10,000 पेबल था ही नहीं, पेबल कितना था 9,800, तुम्हें यूज करने मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा पेबल अमाउंट कितना है 10,000 है। अब 10,000 तुम पेबल थे, बट तुमने वो 9,800 कहीं तो इन्वेस्ट किए रहेंगे ना, तो ये बोल रहा है लेटेस्ट अज्यूम कि 25% से इन्वेस्ट किया उसको, कितने से 25%, कितने दिन के लिए 35 दिन के लिए। तो कैलसी लो 9,800 पर 25% डिवाइडेड बाय 365 इंटू डिवाइडेड बाय 365 इंटू 35 डेज एवरीबॉडी, तो कितना आएगा 235 की तुम्हारी कमाई हो गई। तुमने मुझे कितना पे करना है 10,000, मगर तुम्हारी कमाई कितनी हुई 235, तो लेस कर दो आपकी कमाई, नेट आपका कॉस्ट 9,765 हो गया, ये बोल रहे वो लोग। तो इट इज बेटर फॉर द कंपनी टू रिफ्यूज द डिस्काउंट एंड ऑब्वियसली जो भी पैसा तुम यूज करोगे वो 25% से इन्वेस्ट करोगे एवरीवन। बट गाइस ऐसे केस में ये अज्यूम क्या कर रहे 25%, कहीं ऊपर लिखा है क्या 25%? नहीं, इधर देखो इन्होंने क्या बोला, नाउ लेट अस अज्यूम दैट कंपनी कैन इन्वेस्ट एडिशनल कैश एंड ऑब्टेन रिटर्न ऑफ 25%। अब आप एग्जाम में थोड़ा ना 25% अज्यूम करोगे, तो नीचे वाला सॉल्यूशन नहीं, आपके लिए सिर्फ ऊपर वाला सॉल्यूशन है। आप सिर्फ देखोगे कि वो जो 98 रुपीज है वो 100 रुपए 35 दिन में अगर बन रहा है तो वो कितना रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहा है। अगर आपका 98
35 डेज बाद 100 बन रहा है, तो कितने रेट से ग्रो होकर वो 100 बना, वो रेट अपन ने निकाला कितना, 23.5। एंड ऑब्वियसली इनका ये सॉल्यूशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा ये 23.5% से ग्रो हो रहा है ना, तो उसके ऊपर कोई भी रेट लोगे ना तो रेफ्यूज डिस्काउंट ही आने वाला है, और इसके नीचे कोई भी रेट ले लोगे ना तो एक्सेप्ट ही आने वाला है। इतना तो समझता अपने को। सपोज आप इसको 2 मिनट के लिए 20 लो परसेंट, 20% बराबर, देखो रिजेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये 9800 से ज्यादा आएगा। 180, वो जो भी अभी 10,000 में से माइनस करो उसको, 9800 से ऊपर आता। एग्जैक्टली, कॉमन सेंस है यार। मेरा ये क्या बन गया, अपने भाषा में ब्रेक इवन पॉइंट बन गया ये। इसके नीचे अगर रिटर्न आ रहा है तो नहीं, इसके ऊपर रिटर्न आ रहा है तो हाँ, हम डिस्काउंट छोड़ देंगे फिर, क्योंकि डिस्काउंट ये 98 का 100 रुपए बनने में रेट ये आ रहा है। अब इससे ज्यादा रिटर्न कहीं बाहर आएगा तो इसको छोड़ देंगे, सिंपल बात। तो इन्होंने इसलिए 25 लिया बिकॉज वो 23.5 से ज्यादा था। समझे क्या? एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन है क्या मैडम? पक्का? ये आया आपका 14th क्वेश्चन का आंसर। तो सर ऐसे एग्जाम्पल बनाना जरूरी है क्या सर? ये पूरा पार्ट लेटेस्ट अज्यूम वाला है, इनका कुछ करने का नहीं है। अपने को बोलना है कि बाहर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर इस रेट से ज्यादा की रहेगी तो रेफ्यूज करेंगे डिस्काउंट, नहीं तो हम डिस्काउंट के साथ जाएंगे। लिखो उधर, इफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यस वेदांत, आई थिंक तुम्हारे आंसर मैंने दे दिया है क्वेश्चन का, बराबर। क्या लिखेंगे? इफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट gives us return more than 23.5%, more than 23.5%, we should refuse the discount. We should refuse the discount. मतलब क्या करे सर? मतलब क्रेडिटर को पैसा 45th डे दे, और पैसा जो भी आज पेबल था 9,800 वो कहीं और इन्वेस्ट करे, जो आपको 25-30% रिटर्न दे रहा है, 23.5% से ज्यादा। एंड वाइस वर्सा लिखो, एंड वाइस वर्सा मतलब अगर बाहर 18% रिटर्न मिल रहा है तो बाहर का ऑफर छोड़ दो भाई, इधर का डिस्काउंट ले लो। डिस्काउंट लेने से फायदा कितना होगा? 23.5। बाहर इन्वेस्ट करने से फायदा कितना होगा? 18%। तो बेटर है ना 23.5। आई होप क्लैरिटी आ रही है। रिपीट है, वाह वाह वाह, एक नंबर। रिपीट। 15th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। अरे बट 15 रिपीट हो गया रे नंबर। ये देखो ना, 15 इधर भी है, 15 इधर भी है। कोई बात नहीं, अपने साथ गैम्बल हुआ है। ये रिपीट कर दिया तो ये कट कर देते भाई, जान दो। अल्टीमेटली अपने क्वेश्चन कितने बचे? 4। 15, 16, 17, 18 खत्म। फिर अपन फ्री है, सिलेबस से फ्री अपन फिर। ठीक है, अपना क्वेश्चन भी डिस्कशन पूरा हो जाएगा। तो सब लोग फोकस करेंगे 15 क्वेश्चन पर अभी। ऑल सेल्स फॉर द होल ईयर कितना है? 90 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 35%। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल दोनों है। आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सीओजीएस कितना है? 1.5 है। तो एक काम करो, सीओजीएस निकालो, 90 माइनस 35%, 58 लाख 50,000। पक्का? तो एक काम करते 58.50 लिखते लैक्स। ठीक है, सीओजीएस आ गया। तो ये बोल रहे हैं एसेट्स टर्नओवर रेशियो 1.5 बेस्ड ऑन सीओजीएस बोल रहे हैं लोग। तो कैन वी से सीओजीएस इनटू 1.5 इज फिक्स एसेट्स। लो कैलसी, फिक्स एसेट्स बोलो कितना है? 58.5 इंटू 1.5, 87.75 लाख का क्या बन गया? फिक्स एसेट्स। आ गया क्या सबको फिक्स एसेट्स? देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन
सीओजीएस, तो वापस से सीओजीएस लो कैलसी पे 58.5 इंटू 6, ये क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं इसको, एवरेज स्टॉक है एक्चुअली वो। अगर ओपनिंग दिया रहेगा तो उसको मैं एवरेज मानूंगा, नहीं तो मैं क्लोजिंग मान लूंगा। क्या बोला, समझा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो जो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो उसका फॉर्मूला होता है सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक तब लेते हैं जब ओपनिंग दिया रहता है, अदरवाइज ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग बोलते, तो फिर ये क्लोजिंग हो गया ना, समझे? अगर ओपनिंग दिख गया तो इसको एवरेज बुला लो, नहीं दिखा तो इसे क्लोजिंग बुला लो। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना, 58.5 इंटू 6, 351 डिवाइड क्यू, सीओजीएस डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू टर्नओवर है। अरे हाँ, एक मिनट रुको, कहीं लिखते तो समझेगा। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज सीओजीएस अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, और ये टर्नओवर रेशियो है ना, एक मिनट रुको, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। टर्नओवर रेशियो कितना है, 1.5, सीओजीएस कितना है 58 पॉइंट, दिस इज इक्वल टू एफ ए, देयरफॉर एफ ए इज इक्वल टू, बराबर डिवाइड ही होगा, सॉरी डिवाइड ही होगा, कितना 39 लैक्स, एफ ए कितना आएगा 39 लैक्स। सही है संकेत, इसका मतलब तुमने सॉल्व किया है, बढ़िया बढ़िया, गजानंद ने भी सॉल्व किया है, बहुत सही है। नाउ एफ ए भी आ गया आपका 39 लैक्स, वैसे ही सेम क्लोजिंग स्टॉक भी डिवाइड करके आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, लो कैलसी 58.5 डिवाइडेड बाय 6, 9.75 लैक्स, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ऑल ऑफ यू सबको समझा नहीं है? ओके। अब लिक्विड रेशियो दिया है 1.5:1 और करंट रेशियो आपको दिया है 2.5:1, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको। वर्किंग कैपिटल दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक है। स्टॉक मिल जाएगा, मगर उसके लिए आपको पहले करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दोनों चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपके पास एफ ए रेडी है ना, तो एफ ए टू नेटवर्थ रेडी है आपके पास नीचे, एफ ए टू नेटवर्थ इज 1.3:1 इज इक्वल टू एफ ए कितना है आपका 39 लाख इज टू नेटवर्थ, मल्टीप्लाई करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 39 डिवाइडेड बाय 1.3, नेटवर्थ कम्स टू 30 lakhs। एवरीबॉडी नेटवर्थ कितना आता है 30 लाख रुपीज। आ गया क्या? क्या क्या निकल गया? क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, नेटवर्थ निकल गया, फिक्स्ड एसेट्स निकल गया, और बोलो आपके पास रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड 1 मंथ बोला है, डेटर आ जाएगा ना? कैसे आएगा? कैलसी लो, सेल्स लो 90 lakhs डिवाइडेड बाय 12 into 1, 7.5 lakhs। ऑल ऑफ यू, डेटर भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, डेटर भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, और आगे नेटवर्थ आ गया था ना आपके पास। तो फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल 1:1.5 है, तो कैन वी से नेटवर्थ को डिवाइडेड बाय 2.5, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना 12 लाख आता है क्या? क्या किया सुनो, नेटवर्थ को डिवाइडेड बाय 2.5 किया, इंटू 1 किया, रिजर्व्स कितना है 12, क्या 12 lakhs। एंड सेम चीज इसके साथ की, शेयर कैपिटल के साथ, तो यहां पर शेयर कैपिटल के लिए नेटवर्थ को इंटू 1.5 किया, कितना आता है 18 lakhs। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? ये अपन ने क्लास में भी सॉल्व किया था। तो 12 लाख का रिजर्व आ गया और शेयर कैपिटल आ गया आपका 18 लाख का, नेटवर्थ टोटल है 30 लाख। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है भाई?
गियरिंग आइटम्स डिवाइडेड बाय ओनर्स फंड्स। गियरिंग आइटम कौन से होते हैं? डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब होते हैं। डिवाइडेड बाय ओनर्स फंड्स। ओनर फंड रेडी है ना अपने पास? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज ओनर्स फंड्स। ओनर फंड कितना है? 30 lakhs। और उस ओनर फंड के मुकाबले आपके गियरिंग आइटम 0.7875, तो 30 लाख इंटू 0.7875 करो। डेट का अमाउंट आता है 30 lakhs इंटू 0.7875, 2362 500। नीचे बराबर है ना आंसर? यस, डेट का आंसर आ गया। अब क्या बचा? बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था आपको। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बचा है, कैसे आएगा? एक काम करो ना, बैलेंस शीट ड्रॉ करके देखते हैं रफ में क्या बचा अभी। बैलेंस शीट ड्रॉ करके देखते हैं। बोलो, फिक्स्ड एसेट्स ड्रॉ करो। अरे इससे करंट लायबिलिटी निकलेगा ना अपना एवरीवन? नहीं नहीं, सिंपल है ये, देखो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी है, और करंट रेशियो में से मतलब स्टॉक, अगर अपन लोग इंपैक्ट ले लेंगे, अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक का इंपैक्ट हटा देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्विक एसेट्स आता है, तो उसकी मदद से अपना लिक्विड सॉरी करंट लायबिलिटी आएगा। एक बार करंट लायबिलिटी आ गया तो करंट एसेट भी आ जाएंगे। ऑल ऑफ यू कितना आता है निकालो। करंट लायबिलिटी जितना भी उसका 1.5 टाइम्स क्विक एसेट से। करंट लायबिलिटी आपका कितना है? उसका 1.5 टाइम्स क्विक एसेट से, मतलब करंट एसेट्स विदाउट स्टॉक है एवरीवन। तो उसको उन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन बना के सॉल्व किया रहेगा। हाँ मेरे को लगा ही। ये देखो, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5, क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1.5, तो बाय डिफॉल्ट करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज नथिंग बट 1.5, एंड करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5। समझे कि नहीं? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.5। ये दो इक्वेशन बनाए उन लोगों ने एवरीवन, और उससे सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किया उसको। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 किया और फिर सॉल्व किया, तो करंट लायबिलिटी आपका कितना आता है? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू स्टॉक इज इक्वल टू 9,50,000 आता है। 9,75,000, 9,75,000 भी था क्या आपका? यस, ये देखो 9,75,000 था। उसको अगर सॉल्व ही करना है आपको मैथमेटिकली, बोलो मुझे क्या बोल रहे हो लोग? सी ए माइनस सी एल इज इक्वल टू 2.5, सी ए माइनस स्टॉक बराबर क्या? सी ए माइनस स्टॉक डिवाइड, सॉरी माइनस नहीं, डिवाइड डिवाइड, सी ए डिवाइडेड बाय सी एल इज इक्वल टू 2.5, एंड सी ए माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय सी एल इज इक्वल टू 1.5। अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे सपोज, सी ए बाय सी एल माइनस स्टॉक बाय सी एल, डायरेक्ट मैथमेटिकली कर रहे हो तुम। रुको रुको, मैथमेटिकली ऐसा मत करो, मैं जनरली अवॉइड करता हूं ऐसे कैलकुलेशंस। अगर नॉर्मली इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे, ये इसको अपन इक्वेशन 1 बुलाएंगे, इसको इक्वेशन 2 बुलाएंगे। बोलो, इक्वेशन 2 अगर इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा? सी ए माइनस स्टॉक,
इज इक्वल टू 1 आता है ना इधर, तो स्टॉक आ जाएगा डायरेक्टली, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, स्टॉक इज इक्वल टू 1 CL ना, स्टॉक इज इक्वल टू क्या होगा 1 CL हो जाएगा। ऑल ऑफ यू अगर आपको ये भी थोड़ा कम समझ रहा है तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं आपके लिए, जिनको भी मैथमेटिकली थोड़ा और दिक्कत आता है। आप एक और काम कर सकते हो, ये CL को अपोजिट साइड ले जाओ तो और क्लियर हो जाएगा आपको। मुझे बोलो CA इज इक्वल टू 2.5 CL बोल सकता हूँ, CA माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 1.5 CL बोल सकता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आपके लिए, उतना करूँ और फिर समझाओ आपको। तो फाइनली बोलो स्टॉक इज इक्वल टू 1 CL डायरेक्टली, स्टॉक इज इक्वल टू 1 CL एंड स्टॉक का वैल्यू कितना है 9,75,000। तो देयरफॉर CA इज इक्वल टू 9.75 lakhs इंटू 2.5 कितना होता 24,37,500। ऑल ऑफ यू ये आ गया आपका करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, स्टॉक, सब कुछ रेडी है। और करंट एसेट्स का बैलेंसिंग फिगर कैश रहेगा एवरीवन, क्योंकि आपके पास करंट एसेट्स में से स्टॉक रेडी है। कैलसी लो 24,37,500 माइनस 9,75,000 का स्टॉक माइनस डेटर कितने का था आपका डेटर था 7.5 लाख का, डेटर आपका था 7.5 लाख का, 7,12,500 इज योर कैश ऑब्लिक बैंक, या अदर करंट एसेट बुला लो आप उसको। समझे कि नहीं? सब कुछ रेडी, आगे बढ़े। 16th वन, आपके आपका जो बैलेंस शीट है ना, उसके अंदर आपके पास फिक्स एसेट्स रेडी हो गया, करंट एसेट्स रेडी हो गया, टोटल आएगा, करंट लायबिलिटीज रेडी है, ऊपर नेटवर्थ रेडी है। अगर कुछ बैलेंसिंग बचता है तो दैट विल बी डेट, वो भी रेडी है अपने पास। तो बैलेंस शीट टैली होता है आपका, जो जो हमने ढूंढा है उससे बैलेंस शीट टैली होता है, बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं बचता है। ठीक है चलो 16th वन क्या बोलता है ये, PQ कंपनी न्यूली कमेंसिंग बिजनेस। भाई न्यूली है तो बहुत केयरफुल रहो, और WIP से प्यार करो, बिल्कुल भूलना नहीं है अपने को WIP इस बार। और ये क्या बोल रहे हैं, सेल्स, COGS, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन COGS जो ऊपर दिया था ना ये वाला 1,53,000, उसको स्टार मार्क करो, और 153 का बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है। 153 का ये पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ COGS है ये। इसमें मटेरियल कंज्यूम लिया हुआ है, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से डेप्रिसिएशन भी लिया हुआ है, बॉक्स में डाल दो डेप्रिसिएशन को। टोटल कॉस्ट आ गया 1,70,000, उसमें से लेस किया फिनिश गुड्स का स्टॉक 10% है, तो 170 का 10% कितना होता है 1.7 lakhs का 10% कितना होता है 17,000, फिर 153 आया। समझा क्या सर? क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, ऐड क्यों नहीं किया सर? ओपनिंग जीरो इसलिए ठीक है। अब ये लोग बोल रहे फिगर्स गिवन अबाउट रिलेट ओनली टू फिनिश गुड्स नॉट टू WIP। कैन वी से इसका मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी फिनिश गुड्स प्लस WIP है। समझा कि नहीं? ये सेंटेंस की वजह से क्या समझा आपको कि ऊपर का इंफॉर्मेशन सिर्फ फिनिश गुड्स का है, मगर नीचे अलग से WIP दिया है, तो इसका मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी विल बिकम फिनिश गुड्स प्लस WIP वाला। मतलब कैन वी से क्वेश्चन नंबर 9 जैसा, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा लिख दो उधर। Therefore level of activity is equal to finished goods plus WIP, same as क्वेश्चन 9 था ना वो। नाउ हाँ गजानंद, हर एक रेशियो एनालिसिस जैसे टेक्निक्स ना हर एक के सॉल्व करने के अलग होते हैं। मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, मैं
जितना सिंप्लीफाई होके सॉल्व कर पा रहा ना उतना अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो रादर देन डायरेक्ट जंपिंग टू द आंसर। इसलिए मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन ढूंढ रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में। तुम जो बोल रहे हो वो भी करेक्ट है ऑब्वियसली, बट हर एक का तरीका है, मैं सिंप्लीफाइड मेथड यूज कर रहा हूं। Figures given above relate only to finished goods, not to WIP. Goods equal to 15% of year's production in terms of physical units will be in process on an average requiring full material but only 40% of other expenses. तो 100 40 40 लेने का अभी जो भी 40 रहेगा वो, ठीक है। Now they are saying company believes in keeping materials equal to 2 months consumption in stock. ये बन गया आपका किसका बेसिस? स्टॉक का बेसिस। मतलब कौन से स्टॉक का बेसिस? रॉ मटेरियल, मटेरियल बोला ना उन्होंने। ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 month in advance. Suppliers of material will extend 1.5 month of credit. Goods sales sales will be 20% for cash and rest at 2 months credit. मतलब 80% on 2 months credit लेना पड़ेगा आपको। 70% of the income tax will be paid in advance in quarterly installment. इनकम टैक्स जो है वो ईयर एंड लायबिलिटी होती है, जितना भी तुम ड्यूरिंग द ईयर पे करते हो सब एडवांस टैक्स में जाता है, इतना तो पता होगा आपको। तो उस हिसाब से प्रोविजन फॉर टैक्स ढूंढो कितने का है, 10,000 का है, तो प्रोविजन में दिखा दो 10 और इसका 70% 7,000 दिखा दो एडवांस टैक्स। तो करंट असेट्स में कितना आएगा? 7,000 एडवांस टैक्स, और करंट लायबिलिटी में प्रोविजन कितने का आएगा? 10,000। नेट इफेक्ट कितने का होगा? 3,000। तो नेट मतलब दोनों जगह अलग दिखा दो, समझे क्या? प्रोविजन कितने का है? पूरे साल का 10 का है, बट तुम क्या कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट्स में 70% पे कर रहे हो। सो 10,000 का 70% होता है 7। सर वो क्वार्टरली बोला सर, बिल्कुल सही है, बट जितना भी तुम ड्यूरिंग द ईयर क्वार्टरली भी पे किए, मंथली भी पे किए, व्हाटएवर पे किए, पूरा ईयर एंड तक एडवांस टैक्स ही दिखता है। वो बाकी एक्सपेंस जैसा नहीं होता है, बाकी एक्सपेंस टाइम के साथ एक्रू होते हैं। तो अगर क्वार्टरली पे किया तो डिवाइडेड बाय 4 किया, उतना ही एडवांस दिखता है। मगर इनकम टैक्स एक्रू टाइम के साथ नहीं होता, ईयर एंड में एक्रू होता है वो। तो ड्यूरिंग द ईयर जितना भी तुम भरते हो, चलो तुमने सबने इनकम टैक्स पढ़ा, डीटी। डीटी में मुझे बोलो जो 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च को पे होता है, वो क्या बोलते हैं आप उसको? क्या एडवांस टैक्स सिर्फ मार्च वाले को बोलते? नहीं, तीनों को क्यों बोलते मालूम है? क्योंकि इनकम टैक्स ईयर एंड लायबिलिटी है। तो जो भी ड्यूरिंग द ईयर ये डेट्स को तुमने पे किए, ये पूरा मिलाकर एडवांस टैक्स होता है। आई होप आपको समझा है, समझे क्या? नाउ दे आर सेइंग कंपनी विशेस टू कीप 8,000 इन कैश, ये आपका कैश बैलेंस है। 10% हैज टू बी एडेड टू योर एस्टिमेटेड फिगर फॉर अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसी, ये बन गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। Prepare estimation of working capital. All working should form a part of your answer. अब इसके अंदर सबसे मेन पार्ट, आपको WIP निकालना पड़ेगा, ठीक है? WIP कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में? 40 कैसे? अच्छा 40%, मेरे को लगा 40 रुपीज पर यूनिट। 40% ऑफ योर yearly production is 15% of your yearly production is your WIP। उसमें मटेरियल पूरा लगा है, मगर 40% अदर एक्सपेंस लगा है। पूरे साल का इक्विवेलेंट 15% इज योर WIP। तो जितना जितना अमाउंट आपको फिनिश गुड्स के लिए लग रहा है, उसका 15% WIP के लिए लग रहा है। बट क्या लगा उस पर डिपेंड करता है कि आगे परसेंटेज क्या लोगे। रॉ मटेरियल बोला 100% लेना पड़ेगा, बाकी एक्सपेंस बोला 15% लेना पड़ेगा, तो 40% लेना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के लिए आपको थोड़ा कॉस्ट शीट का अंदाजा लेना पड़ेगा। कॉस्ट शीट इन्होंने बना के दिया है आपको, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है आपका, वो आपका कॉस्ट शीट ही है। सिर्फ सीक्वेंस अजीब है पूरा, वो इनकम स्टेटमेंट जैसा सीक्वेंस है वो। आप एक काम करो, पहले WIP का वर्किंग बनाते हैं। कैलसी लो, मैं इधर लिखता हूं, आप कैलकुलेट करो। बोलो रॉ मटेरियल कितना लू? फिनिश गुड्स के लिए 84,000 लगा, उसका 15% WIP में रहेगा, मगर ये रॉ मटेरियल है तो 100% लेना पड़ेगा, 12,600। बाकी एक्सपेंस कौन से?
वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, वो कितने के 62,500 के, उसका 15%, बट उसका 40%, 3,3750। और डेप्रिसिएशन भी लेना चाहिए, बट इन्होंने कैश कॉस्ट फॉलो किया है। क्या फॉलो किया इन्होंने? कैश कॉस्ट। चाहिए तो उधर लिख दो, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन बोल रहे हैं ना वो लोग, आगे लिख दो अंडर कैश कॉस्ट, अंडर कैश कॉस्ट। तो फिर विदाउट डेप्रिसिएशन टोटल लो इसका 16,350। किस बेसिस पर है? कैश कॉस्ट बेसिस। सर कैश कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि अदर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी आना चाहिए था 40%, बट इन्होंने लिया नहीं है ऑब्वियसली। समझे? नहीं समझा? ओवरहेड मतलब डेप्रिसिएशन, उसका एक पार्ट होता है, ओवरहेड्स का एक पार्ट होता है डेप्रिसिएशन। इन्होंने डेप्रिसिएशन अलग से दिया है, तो ऑब्वियसली जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं डब्ल्यूआईपी, तब अदर एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन भी आना चाहिए था, बट उन्होंने लिया नहीं है, मतलब वो कैश कॉस्ट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया डब्ल्यूआईपी का आपका अमाउंट। अब आप आपका जरा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल लो। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए आप ले लोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना दिया है? 84,000 फॉर फिनिश गुड्स दिया है, प्लस 12,600 फॉर डब्ल्यूआईपी। ये ना, समझा कि नहीं? ये आया टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका। सर दोनों क्यों ऐड किया? लेवल ऑफ एक्टिविटी बहुत है, कितना होता है? क्या बन गया ये? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, 62,500 प्लस 3,750, वो भी लूंगा ना मैं, 66,250 ये आया आपका, बराबर। अब अगर निकाल ही रहे आप कॉस्ट शीट, तो ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, अगर आपको डेप्रिसिएशन कंसीडर करना है तो डेप्रिसिएशन कितना लेंगे? 22,500। बट अब अगर मैं यही सेम नंबर्स अगर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स के लिए करूं, तो मैं डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करूंगा, छोड़ देते, अपन कैश कॉस्ट सब जगह फॉलो करेंगे ना। ठीक है, अब और कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है आपके पास? कुछ नहीं है, तो कैन वी कॉल दिस एज फैक्ट्री कॉस्ट? अपनी भाषा में, कॉस्ट शीट की भाषा में फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, कितना होता है? 162,850। ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 0, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है? 16,350। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैश कॉस्ट है ये 146,500। और इसमें ऐड करेंगे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेशन। अपन अज्यूम क्या कर रहे हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, सेल्स है। इन्होंने क्या अज्यूम किया? नहीं, इन्होंने, हाँ सीओ बराबर है, उन्होंने बाद में लिया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कितना है? 14,000। और आगे सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? तो इन्होंने एक्चुअली फिर यहीं पर वैल्यूएशन किया उसका। इसका टोटल कितना आता है? 173,500। इसको इन्होंने बुलाया कॉस्ट ऑफ, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऐड किया, कितना था ये? 173 कैसे आएगा? 160,500। और ये 160,500 में फिर इन्होंने सीओजीएस कैलकुलेट किया है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले ऐड किया, फिर सीओजीएस कैलकुलेट किया, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ऐसा बोल रहे हैं। समझे कि नहीं? तो इसके बाद इन्होंने ऐड किया, नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जिसके लिए इन्होंने क्या लिया रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया रहेगा? वो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया ना 17,000, उसमें से माइनस करो डेप्रिसिएशन,
उन्होंने डेप्रिसिएशन माइनस किया रहेगा उसमें से। मैं आपको बताता हूं कैसा करते हो। 17,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ध्यान से सुनो। कितने गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में गए? 10%, करेक्ट। तो कैन वी से डेप्रिसिएशन का 10% कॉस्ट आपका फिनिश गुड्स में गया हुआ है? नहीं समझेगा आपको ऐसे, इधर देखो और बेटर समझेगा। मुझे बोलो 1,70,000 क्या है टोटल कॉस्ट, इसका ही 10% लिया गया तो ये 17,000 आया। कहना से इसका मतलब 23,000 का 10% इसमें इंक्लूडेड है। तो 2340 निकालना पड़ेगा ना आपको, 2350 2350 निकालना पड़ेगा, बिकॉज 17,000 में 2350 डेप्रिसिएशन है, करेक्ट। तो निकाल लो, माइनस 2350। ये 2350 कैसे आया? 23,500 का 10% जो क्लोजिंग स्टॉक में, मतलब 90% कहां गया? गुड्स सोल्ड में। 10% कहां गया? फिनिश गुड्स में, स्टॉक में। तो कितना हुआ? 14,650। ये सब कॉस्ट, कैश कॉस्ट पे चल रहा है। अब आपका आंसर 145,850 आता है। ये क्या है? COGS। इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करो, कितना? 13,158,850। ये क्या आया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। किस बेसिस पे? कैश कॉस्ट बेसिस पे। ये भी किस पे आया था? कैश कॉस्ट बेसिस पे आया। एवरीवन, डेटर के लिए ये यूज करेंगे। फिनिश गुड्स के लिए आपने ऑलरेडी वैल्यूएशन निकाल लिया, ये फिनिश गुड्स का आपका वैल्यूएशन हुआ। आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री आप अज्यूम कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, मतलब प्रोडक्शन। समझ गया पूरा वर्किंग? परचेसेस निकालना पड़ेगा आपको। परचेसेस कैसे निकलेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है आपका, प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो आप मेन आंसर में निकालोगे, माइनस ओपनिंग स्टॉक 0 लोगे आप। तो मेन आंसर रेडी करें क्या? इनका रेडी है? इनका रेडी है, अपने को समझेगा क्या? चलो ट्राई करते हैं रिलेट करने के लिए। देखिए ये देखो, 96,600 क्यों लिया? रॉ मटेरियल कंज्यूम फॉर फुल ईयर, दैट इंक्लूड्स फिनिश गुड्स एज वेल एज WIP, ठीक है। तो कैन यू टेल मी बाइफर्केशन ऑफ 96,600? 84,000 प्लस 12,600 चाहिए तो लिख दो उधर, 84,000 प्लस 12,600। तो टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, ये आ गया आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ WIP तो अपन ने अब भी निकाला, 16,350। फिनिश गुड्स का स्टॉक भी अपन ने अब भी निकाला। इसका सबसे इजी वर्किंग क्या करेंगे बोलो? 17,000 में से 2350 माइनस किया, करेक्ट। फिनिश गुड्स का स्टॉक आ गया। फिर रिसीवेबल के लिए क्या किया? वो जो अमाउंट निकाला था ना अपन ने, कॉस्ट ऑफ सेल्स, लो कैलसी पे 158,850। क्या पूरे सेल्स क्रेडिट सेल्स है? नहीं है क्या? 20% कैश है, मतलब 80% क्रेडिट है। इसका 80% निकालो, उसको डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 करो। आता है क्या? आता है क्या एवरीवन? तो इन्होंने 128,080 कैसे निकाला बोलो? अपना 158,850 का 80% निकाला क्रेडिट सेल्स, और फिर उस पर कैलकुलेशन किया डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। सी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, ज्यादा वक्त लग जाता है, दिमाग और ज्यादा खराब होता है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे लास्ट में सॉल्व करना चाहिए। बिलीव मी, योर फुल पेपर इज इजी, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मेक इट हार्डर। इधर दिमाग खराब हुआ, आगे दिमाग ही काम नहीं करता। फिर ऐसे क्वेश्चंस देखते साथ ही सेम आ गया ना, तो भी मत सॉल्व करना, एंड में सॉल्व करना, ठीक है।
कैश इन हैंड क्वेश्चन में बोला 8,000. ऑल एक्सपेंसेस आर 1 मंथ प्रीपेड बोला ना उन्होंने, तो वेजेस के पूरे साल के अमाउंट लिए. कैसे निकाला? 66 to 250 कैसे आया बोलो? एग्जैक्टली. फिनिश गुड्स कितना दिया है ना क्वेश्चन में? 62,500. एंड WIP के वर्किंग में देखो 3750. एडिशन होता है क्या बराबर? उसको डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 किया, ये प्रीपेड आ गया. एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साल का दिया था, उसको डिवाइड बाय 12 इंटू 1 किया. और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पूरे साल का लिया, डिवाइड बाय 12 इंटू 1 किया. और एडवांस टैक्स मैंने आपको बोला था, इन्होंने गलत सॉल्व किया इसे. 70% ऑफ 10,000 कर 7,000 आना चाहिए था, इन्होंने वापस क्वार्टरली लिया. इसको क्वार्टरली नहीं लेते. क्यों नहीं लेते? डायरेक्ट प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाते. ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स 30% लिया इन्होंने. नेट ऑफ एडवांस टैक्स बोला इन्होंने. कुछ भी इधर आना चाहिए 10,000 प्रोविजन फॉर टैक्स, और इधर आना चाहिए आपका एडवांस टैक्स कितना? 7,000. लॉजिक क्या है बोलो? जैसे जैसे टाइम आगे जाता है इनकम टैक्स एक्रू नहीं होता है. ड्यूरिंग द ईयर जो पे किया वो पूरा एडवांस टैक्स दिखता है. सो आंसर विल चेंज अकॉर्डिंगली. आपका ये नंबर चेंज होगा, ये नंबर चेंज होगा, ये भी नंबर चेंज होगा, ये भी चेंज होगा. कैलसी लो. 85,801 माइनस 1750 प्लस 7,000. 92,91051. ये करंट एसेट्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर ना? करंट लायबिलिटी के लिए लो 17,088 माइनस करो 3,000, ऐड करो 10,000. 24,088 यही आता है. तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल कितना आता है? 66,963. उसका 10% 6694 ले लो. 6694 आएगा ना? 6696 आएगा ना रे? 94 क्यों आएगा? 6696 आएगा. ऐड कर लो. 73,659. ये आंसर आता है आपका. एडवांस टैक्स क्वार्टरली पेड मतलब लास्ट क्वार्टर का एडवांस में दिखाया. तो इसका मतलब ये लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं? समय जैसे जैसे आगे जा रहा है, जो ड्यूरिंग द ईयर बचा हुआ इनकम टैक्स है वो एक्रू हो रहा है. कुछ भी कोई भी अजम्पशन करते हैं लोग, कुछ भी करते. तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका. समझा क्या? डन. अब बोलो कौन सा क्वेश्चन है? 17th क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एलडीआर मार्क करो. आप 16th को भी एलडीआर मार्क करोगे, बट 16th में ज्यादा दिमाग मत खराब करना. 17th थोड़ा लॉजिकल है, बहुत अच्छा है. 17th क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स दिया है 1 मंथ क्रेडिट पर 18 लाख का, और एक्सपोर्ट सेल्स 3 मंथ्स क्रेडिट बोला है. और उन्होंने क्या बोला एक्सपोर्ट सेल्स के लिए? सेल्स प्राइस आर 10% बिलो द डोमेस्टिक प्राइस. मतलब इंडिया में जो प्राइस चल रहा है, इंडिया के बाहर 10% कम प्राइस चार्ज करते. ठीक है. देन दे आर सेइंग मटेरियल यूज्ड सप्लायर एक्सटेंड 2 months credit, wages lag in payment of wages half month, lag in payment of manufacturing expenses 1 month, lag in payment of administration expenses 1 month, selling expenses payable quarterly in advance. एक क्वार्टर का लोगे या पूरे साल का लोगे? एक क्वार्टर का लेते. ये एक्सपेंस ये टाइम के साथ एक्रू होते हैं, बराबर है कि नहीं? देन इनकम टैक्स पेएबल इन 4 installment, out of which one installment, of which one falls in the next financial year. ठीक है, कोई बात नहीं, 4 इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है, मगर अगला जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%. इग्नोर WIP एंड डेप्रिसिएशन. मतलब ही वो कैश कॉस्ट फॉलो करने बोल रहे. देन कंपनी पी कीप्स 1 month स्टॉक रॉ मटेरियल का, एंड फिनिश गुड्स ऑल्सो 1 month.
believes in keeping 2,50,000 available to it, including overdraft limit of 75,000 not yet utilized by the company. क्वेश्चन का मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कैश 2,50,000 बट ओवरड्राफ्ट 75, तो नेट जो भी रहेगा वो कैश रहेगा. नेट कितना कैश रहेगा? कैसे 325? अरे कैश तेरा एसेट है, ओवरड्राफ्ट तेरा लायबिलिटी है. नेट 175 तेरा नेट कैश हुआ. मतलब तू 250 कैश रख रहा है बट उसमें से ओवरड्राफ्ट यूज कर रहा है 75 का, तो नेट कैश कितना रखा? 175 का. समझा ये एडजस्टमेंट? कैश इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कैश भी रखो बट उधर ओवरड्राफ्ट भी है, तो नेट आउट कर बता दो कितना कैश है. मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ ओपिनियन टू मेक 10% मार्जिन फॉर कंटिजेंसी ऑन कंप्यूटेड फिगर. वापस से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया. प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन फॉर नेक्स्ट ईयर. अब ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे अलग चीज जो मिली है इस क्वेश्चन में, एक ही चीज अलग है मेनली, वो है डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल अलग है. तो डोमेस्टिक सेल्स के लिए उन्होंने क्या बोला? आप एक्सटेंड करते हो 1 मंथ क्रेडिट, और एक्सपोर्ट सेल के लिए आप एक्सटेंड करते हो 3 मंथ्स क्रेडिट. और डोमेस्टिक सेल्स जो है वो जो भी प्राइस पे बिकते हैं, एक्सपोर्ट सेल उसका 10% प्राइस कम में होता है. नीचे बोला है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% है. अब इस वर्किंग को रेफर करो. डोमेस्टिक सेल 18 लाख, एक्सपोर्ट सेल 8 लाख 10, टोटल सेल्स 26 लाख 10. लेस ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन डोमेस्टिक सेल. कैलसी लो, 18 लाख माइनस 20% करो, 1440 आया. यस, मगर डोमेस्टिक के लिए ऐसा होगा क्योंकि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एक्सपोर्ट के लिए अलग आ सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए सेलिंग प्राइस आपका डोमेस्टिक से भी कम है. अच्छा, मैं बोलता हूं डोमेस्टिक का सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो डोमेस्टिक का प्राइस 80 है. डोमेस्टिक का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20 है. मगर एक्सपोर्ट के सेल्स में सेलिंग प्राइस 90 है और कॉस्ट 80 है, तो प्रॉफिट उधर का 10 है. कैलसी लो, 10 का प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ 90 निकालो. 90 उसका सेलिंग प्राइस है ना, इनटू 100 करो, 11.11. ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया उधर का. आई रिपीट अगेन, 100 सेलिंग प्राइस डोमेस्टिक का है. ये देखो इधर लिखा है, डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस अगर 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, उधर का कॉस्ट हो गया 80. मगर एक्सपोर्ट 10% कम है डोमेस्टिक से, मतलब 100 का 10% कम करेंगे तो 90 का सेलिंग प्राइस आएगा एक्सपोर्ट का, जबकि उसका कॉस्ट अभी भी 80 है, तो उधर का प्रॉफिट 10 रुपया हुआ. ये देखो 10 रुपया प्रॉफिट हुआ. तो 10 रुपए का प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ 90, सेलिंग प्राइस 90 है ना, तो 10 रुपए एज परसेंटेज ऑफ 90 इंटू 100 करोगे 11.11%. एवरीवन, ये क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन एक्सपोर्ट. डोमेस्टिक के लिए 20% है, एक्सपोर्ट के लिए 11.11% है. तो ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट आ गया. आप फिर क्या करोगे? सीओजीएस निकालोगे. 10 लो कैलसी, 8,10,000 माइनस करो 11.11%, 7,20,000 आया क्या? ये सीओजीएस आया. टोटल सीओजीएस कितना आ गया? 7,20,000 प्लस 14,40, 21,60. 21,60 सीओजीएस है, तो सीओजीएस में सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो, आपको सेल्स मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा. मगर सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों जगह इनकर हुए रहेंगे. किधर किधर? डोमेस्टिक में भी और एक्सपोर्ट में भी. तो सेलिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड करना पड़ेगा आपको. किधर किधर? डोमेस्टिक के लिए और एक्सपोर्ट के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल कितने दिए? 1,12,500 दिए ना. एवरीवन कैलसी लो, 1,12,500 को डिवाइड करो टोटल सेल 26,10,000 से और मल्टीप्लाई करो 18 लाख से. 77,586 आया क्या? एवरीवन, एंड वापस कैलसी लो, 1,12,500 टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस लो, डिवाइड करो 26,10,000, इनटू करो इस बार 8,10,000, 34,914 मिला क्या? 34,914. तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एक्सपेंस करके कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इधर भी कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स. ये आया डोमेस्टिक का, ये आया एक्सपोर्ट का. सर क्यों निकाले ये? हमने कैश कॉस्ट बेसिस यूज करना है, हम डेटर इस पे निकालेंगे. कहां बोला है सर कैश कॉस्ट? इग्नोर डेप्रिसिएशन बोला ना उन्होंने.
मतलब ही वो क्या बोल रहे हैं आपको, कैश कॉस्ट, समझे? कैलसी लो 15,17,586 डिवाइडेड बाय, ये डोमेस्टिक है तो 12 इंटू 3 करेंगे ना, 3 मंथ्स है ना, एक्सपोर्ट में 3 है, डोमेस्टिक में कितना है 1 है, तो इंटू 1 करो उसको, कितना हुआ? फिर से लो कैलसी, बोलता हूं मैं 15,17,586 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, 1 क्यों कर रहे हैं? डोमेस्टिक में 1 मंथ है इसलिए 1 कर रहे हैं, एंड एक्सपोर्ट में 3 मंथ है, तो डोमेस्टिक का आंसर कितना है? कितना? 126,466 मिला क्या डेटर? एंड एक्सपोर्ट के लिए सेल्स, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स लो 7,54,914 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 करो, 188 दिखा क्या? ये दोनों मिलाकर टोटल डेटर आ गया, टोटल डेटर आ गया। इन्वेंट्री बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम दिया है क्या, कितना है? 6,75,000, उसको डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 करो, 56,250। कैलसी लेना पड़ेगा आपको और मेरे साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। लो कैलसी, मटेरियल लो 6,75,000, बोलो वेजेस आते हैं क्या? यस, 5,40,000 के वेजेस लो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं, यस 7,65,000 का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लो। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अपन काउंट नहीं करेंगे सपोज, तो कितना होता है? ठीक है, एडमिन ऐड करो 1,80,000, अब कितना हुआ? 21 लाख। तो ये देखो इन्होंने क्या किया, 21 लाख दिखा क्या, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 finished goods, means they are assuming administration expenses are related to production। लास्ट टाइम भी वही अज्यूम किया इन्होंने, इस बार भी वही अज्यूम किया। सर एक क्वेश्चन में हमने नहीं अज्यूम किया क्योंकि उन्होंने भी नहीं किया था, वहां एक वर्ड था टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए मैंने अज्यूम नहीं किया, समझे? टोटल एडमिनिस्ट्रेशन बोला तो रिलेटेड टू सेल लेने का, एडमिनिस्ट्रेशन बोला रिलेटेड टू प्रोडक्शन लेकर नोट लिखने का। आप कुछ भी करो नोट लिखो, और जो मैं बोल रहा हूं वही करो फिर नोट लिखो। टोटल बोला तो सेलिंग में डालो नोट लिखो, और सिर्फ एडमिन बोला तो प्रोडक्शन में लेकर नोट लिखो, ठीक है? देन आपको और क्या दिया है आपके एक्सपेंसेस में, और क्या क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस वो क्या बोल रहे हैं आपको, क्वार्टरली इन एडवांस, तो आपका ये पूरे साल का है, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो, कितना आता है? 28,125 आता है क्या? यस। एंड कैश इन हैंड नेट ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश इन हैंड 2,50,000 है, माइनस 75,000 का आपका ओवरड्राफ्ट है, तो 1,75,000 आया क्या? आपका फिनिश गुड्स भी आ गया, ये टोटल इन्वेंट्री भी आ गया था। अब आपके पास लायबिलिटीज में लैग जहां बोला वो सब लेना पड़ेगा। वेजेस लो कैलसी पे 5,40,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5, 22,500 आ गया। फिर उसके बाद मटेरियल लो, उसके ऊपर मटेरियल कितने का है? 6,75,000 का है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 करो, 1,12,500 कहाँ गया? हाँ 1,12,500 आया। फिर उसके बाद आपको लैग इन मैन्युफैक्चरिंग भी बोला ना, लो कैलसी पे 7,65,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, 63,750 दिख रहा है क्या? 63,750। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या है? लैग है ना 1 मंथ का, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 करो, 15,000। ये आउटस्टैंडिंग देखो 15,000 है। इनकम टैक्स के लिए वो क्या बोल रहे हैं? 4 इंस्टॉलमेंट में भरते हैं, मगर लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा, मतलब पेएबल दिखेगा ना आपको। कैलसी लो 1,68,000 ड्यू कब हो जाएगा? ईयर के एंड में, मगर एक इंस्टॉलमेंट आगे भर रहे हो आप, डिवाइड बाय 4,
42,000 पेएबल आएगा। कैलकुलेशन दिखाओ उधर, बोलो कैलकुलेशन क्या है? 1,68,000 डिवाइडेड बाय 4, ऑल ऑफ यू। टोटल करंट लायबिलिटी आ गया, नेट वर्किंग कैपिटल आ गया, 10% कंटिजेंसी मार्जिन के साथ टोटल अमाउंट आ गया। सबको अपन ने सॉल्व किया, के चेक कर लो। यस एवरीवन, समझे? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सिलेबस ऑफ दिस बैच, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बैच एवरीबॉडी। वंडरफुल। सो बहुत अच्छे से पढ़ना इस क्वेश्चन को, अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट। Supplier of X Limited offers the company 2% discount if paid in 15 days, otherwise you can pay in 40 days. Everyone understood? To translate the shortened description of the payment terms, the supplier will allow 2% discount if paid within 15 days or a regular payment in 40 days. बाप रे, इतनी मेहरबानी क्वेश्चन की, ऐसे एग्जाम में नहीं होती है। Determine the cost of credit related to these terms, मतलब उनका जो अपन यूज कर रहे पैसा उसका कॉस्ट कितना है। अपन ने ये क्वेश्चन सेम सॉल्व किया था। हम बोलेंगे लेट द परचेसेस बी 100, डिस्काउंट मिलेगा 2%, नेट अमाउंट पेबल 98 हम पे करेंगे 15th डे को। हाँ, सपोज नहीं पे किया तो बराबर 98 यूज करने मिल जाएगा। एक्स्ट्रा पीरियड कितना मिलेगा? 15 से 40 डेज, मतलब 25 डेज का एक्स्ट्रा पीरियड मिलेगा। बट एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा 98 के जगह 100 देना पड़ेगा, 2 रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। तो आई विल से 2 रुपीज के कॉस्ट पर 98 यूज करने मिल रहा है। 100% दैट इज परसेंटेज कॉस्ट। दिस इज फॉर 25 days. So what will be for 365 days? 29.4. Everybody क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। अरमान बोल रहा है एक्सपोर्ट में 3 महीने का क्रेडिट है, उसका क्या हुआ? उसका लिया ना इफेक्ट। डेटर को एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए अपन ने 3 मंथ लिया भाई। तेरे दोनों डेटर अलग अलग है, देख ले एक बार अरमान, देख उसका क्या हुआ, देख इंटू 3, और डोमेस्टिक का क्या हुआ इंटू 1 लिया भाई। आगे आंसर। और ये देखो, ये जो अपन ने आंसर निकाला ये एक सिंपल कंपाउंडिंग बोलते हैं इसको। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग नाम की भी एक चीज होती है, बट वो नहीं लेते अपन लोग। वो लेंगे तो फॉर्मूला उसका ये, मतलब वापस से वही जो अपन ने बोला था ना, 100 डिवाइडेड बाय 98 रेज टू 365 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 इंटू 100। ये कब यूज होगा? कंपाउंडिंग कंटिन्यूस रहेगा तो। लिखा है देखो, लॉस्ट कैश डिस्काउंट कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला दिस। तो उसको अपने टर्म्स में लिख दो। ये देखकर लगेगा तो कोई नया फॉर्मूला है, अपने टर्म्स में लिख दो उसको जैसे अपन ने सॉल्व किया था। और रेफरेंस भी दे दो सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 नहीं रहेगा रे, नजदीक। अब भी तो सॉल्व किया था उसको, 7 था वो, 14 ना। सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। एवरीबॉडी वी आर डन गाइस, जबरदस्त, बहुत अच्छे से। आई एम सो हैप्पी फॉर दोज हु आर प्रेजेंट हियर, those who are present here like online also, offline also, face to face and recorded देख रहे होंगे। और वन गो में अगर अभी तक यहाँ तक आप मेरे साथ पहुंचे हो इस सेशन में, मतलब आपके अंदर पेशेंस है और ये इंस्टीट्यूट चाहता है। स्टडी लीव में ऐसा होगा दोस्तों आपके साथ, बिलीव मी, जो मैं अभी बोल रहा हूँ। आज काफी बार ऐसा लगा होगा सर आज बस करके कल कर सकते थे सर, 1-2 बार ऐसा फील हुआ होगा आपको। अगर हुआ भी तो आपने कंट्रोल किया, बोला नहीं नहीं आज ही खत्म करना है। एक बस स्टडी लीव में ना दोस्तों यही अप्रोच रखना है आपको। स्टडी लीव में कोई भी चीज जो है ना वो कल पे मत ढकेलना, बिकॉज कल पे ढकेलना इज अगले अटेम्प्ट पर ढकलना, वो बिल्कुल मत होने देना। तो बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके स्टडी लीव जो है वो इक्वली सबको मिलेगी, मगर पास सब लोग नहीं होंगे।
क्योंकि वो इक्वली सबको मिली है, मगर इक्वली सबने उसे यूज नहीं किया है। जेपा काफी बार पेशेंस ब्रेक होगा, काफी बार मजा करने का मन करेगा, काफी बार कुछ चीजें दिमाग में आएगी, जैसे अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाए, मूवी जाए, ये जाए, वो जाए। मैं आपको बोलता हूं अवॉइड सोशलाइजिंग। जितना तुम अकेले में रहोगे ना, आइसोलेशन में रहोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। और पढ़ाई के साथ रहो। एवरी डे सिर्फ एक ही थॉट के साथ उठो कि बस आज अच्छा करना है। मैंने क्या बोला, पढ़ाई के वक्त आप शिव जी के मंदिर में हो, आपको इको आ रहा है, और इको क्या है आपका? पॉजिटिव थॉट्स। पढ़ना है, आज इतना करना है, आज तो ये करके रहेंगे, सब कुछ। एंड दोस्तों बिलीव मी, ये मेरा कई सालों बाद का ये पहला बैच है जिसमें मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा लगे। मुझे याद ही नहीं आता है कि मेरा बैच ड्यू डेट के बाद आगे गया रहेगा, कभी नहीं। आप मेरे पास स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो, प्रशांत सर का बैच अगर एक दिन भी आगे जाएगा तो इम्पॉसिबल है। बट इस बार क्यों गया, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन है, 1-2 दिन अपने कॉन्टिजेंट में चले गए, जय श्री राम। और 1-2 दिन वो पार्टी बोलो या वो वी स्मार्ट पार्टी बोलो, सब में गए। बट ठीक, लाइफ में दोनों भी जरूरी होते हैं। वो एंजॉयमेंट उसकी जगह जरूरी था, अब इस जगह ये भी जरूरी था। हम अगर उसके कॉस्ट पे ये नहीं करते तो गड़बड़ होता। मेरी तरफ से मैंने आपको कभी छुट्टी नहीं दी। आपको पता है संडेज को भी हमने लेक्चर्स लिए, हमने जब एसएम अवेलेबल था तब भी लेक्चर लिए, आप अवेलेबल था तब भी लेक्चर लिए, हमने कोई टाइम छोड़ा ही नहीं। इसलिए तो ये लेक्चर नंबर 65 चल रहा है। जितने तो हमको दिन भी नहीं मिले थे, जितने तो हमको दिन भी नहीं मिले थे, उतना लेक्चर चल रहा है आपका। सो अल्टीमेटली मैं ये आपको क्यों सुना रहा हूं कि आपके पास भी लिमिटेड डेज है, उसमें आप कितना क्रिएट करोगे ना, ये आपके हाथ में रहेगा। मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि मुझे जितने दिन मिले उसको मैंने पूरा बनाया मेरे हिसाब से। अब बस आपको जितने दिन दिए जाए ना, खुद के हिसाब से पूरा बनाओ, समझे? आप कभी जिम गए हो? नहीं गए हो ना? कभी जिम गए होंगे या ट्रेनर को देखा होगा या किसी का ट्रेनिंग देखा होगा या किसी का आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें वो देखो ट्रेनर क्या बोलते हैं, 10 पुशअप्स। वो 10 करने के वक्त वो क्या बोलते हैं, 3 मोर, लास्ट 1, बस। अगली बार शुरू करता है वो 2-3 दिन ऐसे करता है, फिर अगली बार बोलता है कमान आज 15 से शुरू करेंगे। 15 के बाद वो क्या बोलता है, नहीं और 15 बोलेगा, बैठ जाएगा वो। 15 के बाद बोलेगा 5 मोर, 5 के बाद बोलेगा 2 मोर। धीरे धीरे 2-4 दिन ऐसा चलेगा, फिर वो बोलेगा अपन 20 से शुरू करते हैं। व्हाट इज दिस? बस आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने का एक ही तरीका है, एक्स्ट्रा वाला वो जो एफर्ट है वो। अच्छा, इसका आपके साथ क्या कनेक्शन, ये एक टेक अवे है। आपके स्टडी लीव में आपको भी एक्स्ट्रा पुशअप्स करने हैं। मतलब सच में पुशअप मत करना, पढ़ाई के पुशअप्स करना, एक्स्ट्रा 1 आवर बोलने का, और सच में 1 आवर देने का। 1 आवर होने के बाद बोलने का लास्ट 10 मिनट, फिर लास्ट के 10 मिनट बाद उठने का। नेक्स्ट डे वापस 1 आवर एक्स्ट्रा करके 10 मिनट, वापस 1 आवर एक्स्ट्रा करके 10 मिनट। तीसरे चौथे दिन ऐसी आदत लगी कि उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा 1 आवर था ना, उसको नॉर्मल समझने का। समझा कि नहीं? ऑलरेडी 12 पर पहुंचे थे आप, 12 के बाद आप क्या बोलोगे, आज तो 12 करने ही पड़ेंगे अभी, और 12 तक मेंटेलिटी 12 की रखने का। 12 होने के बाद क्या बोलने का, एक्स्ट्रा 45 मिनट्स। 45 मिनट्स हो गए, एक्स्ट्रा 15 मिनट्स, बस। मगर सुनो, दिन की शुरुआत मैंने 12 ही सोचा था। दिन की शुरुआत में मैंने नहीं सोचा था मैं एक्स्ट्रा करूंगा। दिन की शुरुआत कैसे करने की, 12 होने के बाद क्या सोचने का, 45 मिनट्स। तब एक्स्ट्रा 15 भी नहीं सोचने का, सिर्फ 45 सोचने का। 45 होने के बाद एक्स्ट्रा 15 मिनट्स। ऐसा करते करते 13 तक पहुंचने का। 2-4 दिन 13 की आदत लगी, उसके बाद एक्स्ट्रा हाफ एन आवर। हम आप बोलोगे सर जान लोगे क्या? 24 माइनस करके देख लो, कुछ भी नहीं होता है। कितने घंटा सोना चाहते हो आप? 6? क्या मैं बोलता हूँ 7 घंटा सो। इससे ज्यादा लाड़ कोई करेगा दुनिया में? आप 7 घंटा सो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 माइनस 7 करो, अभी भी आपके पास 17 आवर्स बचते हैं। मैं पढ़ने बोल रहा हूँ 13.5 घंटे, 13 घंटे। बस एक काम करो, सुस्त मूड में मत पढ़ो। सुस्त मूड मतलब खुद पर मर्सी फील कर कर, दया कर कर। अरे तुम्हें नहीं पता है 3 महीने बाद क्या वेट कर रहा है? 3 महीने ना, उसके बाद आपके नाम के सामने टाइटल वेट कर रहा है, सीए फाइनलिस्ट। आज की इज्जत 3 महीने बाद की इज्जत ना कंपेरेबल नहीं रहेगी।
बस वो इज्जत दिमाग में रखो, कहीं तो लिखो सीए फाइनलिस्ट, बस वो कहलाना है ना, तो ये 3 महीने कभी आराम मत करना, बीमार मत होना, गंदी जगह पानी मत पीना, बिस्लरी का मिनरल वाटर खरीद लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10-20 रुपए खर्च किए तो, बट एकदम शिद्दत से खुद का ख्याल रखते वक्त पढ़ना। सुबह के लोग सुबह ज्यादा पढ़ना, रात के लोग रात ज्यादा पढ़ना, रात को 2-3 बजे के ऊपर मत जाना, 3-4-5 बजे 6 बजे सोने वाले लोग पागल हो जाते, दोपहर में ऑब्वियसली उनको नींद आती है, ऑब्वियसली आएगी, 2 बजे तक मैक्स 3 बजे तक। और एक बात याद रखो, कभी रेयरली ऐसा होगा, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार, क्या होगा मालूम है, क्या होगा मालूम है, आपका पढ़ने का बहुत मन करेगा, रुकने का ही नहीं मन करेगा, 2-3 हफ्ते में एक बार ही होगा, उस दिन आप मौका मत छोड़ना, उस दिन रुकना नहीं है आपको, उस दिन आपकी एफिशिएंसी सबसे टॉप पे होती है, याद रखिए। उस दिन अगर गलती से भी तुम टाइम पास कर रहे हो ना, मतलब तुम समझ लो तुम एफिशिएंसी वाले दिन खुद का इनएफिशिएंसी ला रहे हो, मतलब गाड़ी भागने को तैयार थी मगर तुम ब्रेक मार रहे हो, लिटरली गाड़ी पहले तो भागती नहीं अपनी, खुद से इच्छा होती नहीं कि बहुत पढ़े बहुत पढ़े, एक आधे दिन हो गई तो तुम बोल रहे हो अब बस में 12 घंटे हो गए, अरे मत रुक, आज तो मौका मिला है, इस दिन के 12 घंटे एक्चुअली 24 घंटे का काम करते, मालूम है आपको, इसलिए बोल रहा हूं एफिशिएंसी वाले दिन ना कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, और हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक आध दिन मिलता है ऐसा, उसको मत छोड़ना। वो आपका जो चिंता है ना इतने दिन में इतना कैसे होता है सर, वो उस वजह से होता है, वो एफिशिएंसी वाला दिन अच्छे से यूज करने से होता है। और तो क्या मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अदर साइड ऑफ द टेबल इज वेरी ब्यूटीफुल, सो आई वांट यू टू बी हियर एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, मतलब लिटरली सीए बनने के बाद आपको बहुत वैल्यू मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा, और हर चीज सिर्फ पैसा नहीं होती है, आपका प्यार होता है पहले उस कोर्स की तरफ जिसकी वजह से आपको पैसा मिलता है, तो प्लीज वो प्यार जो है ना वो अपने कोर्स की तरफ हर वक्त रखना, नेगेटिविटी बाहर निकाल देना। लोग बोलते हैं अपने कोर्स के बारे में कुछ भी, इंस्टीट्यूट खराब है, फेल करता है, पेपर चेक बराबर नहीं होते, पेपर में गलतियां होती है, देख भाई तेरे कंट्रोल के बाहर की चीजों की बात अगर तू करते रहेगा और उसके बारे में सोचेगा तो तेरा कंट्रोल वाली चीजें छूट जाएगी, तेरे कंट्रोल में तेरी पढ़ाई तू वो कर, अल्टीमेटली बाप बाप होता है, डिग्री देने वाला कौन है, इंस्टीट्यूट है। मेरी एक सेंटेंस का यकीन मानो और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने टीचिंग डायस पे हूं, हमारे वक्त अप्पा बलवंत चौक में इंस्टीट्यूट हुआ करता था, पुणे में अप्पा बलवंत चौक नाम का एरिया, वहां पर खटारे बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट का 5वें मंजिले पे ऑफिस था, जाने के लिए लाइट भी नहीं हुआ करती थी, लिफ्ट में घुसने का डर लगता था, इतनी खटारी लिफ्ट थी वो, तो हम जैसे तैसे, उस वक्त मोबाइल तो था नहीं ज्यादा, बट फिर भी आसपास किसी फ्रेंड का मोबाइल रहता तो उसका टॉर्च लगाते थे और फिर जाते थे, लिटरली। मगर उस बिल्डिंग के सामने से जितनी बार गया हूं ना मैं, उतनी बार मैंने ऐसा किया है, मतलब मेरे लिए 2 भगवान है, एक सबका भगवान जो अपना सबका है, और एक आईसीआई है, जब तक डिग्री नहीं मिली थी तब तक, हाँ सीधी बात है, आज जब डिग्री है अगर इंस्टीट्यूट बोल भी देकर जाके कि दे भाई तेरी डिग्री वापस दे दे, मेरे को क्या फर्क गिरेगा, मैंने तो खुद ने सीओपी सरेंडर कर दिया है, नहीं करना है प्रैक्टिस। तो बोलने का मतलब है देखो, इंस्टीट्यूट वो है जो तुम्हें डिग्री देने वाला है, तो उसके खिलाफ जाकर कुछ नहीं होने वाला है, उसके साथ रहकर ही कुछ चीजें अच्छी होने वाली है, तो डू दैट, ओके। एंड ऐसे डिमोटिवेशन नहीं होने का, इस चैप्टर में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो सच में आपकी जान लिए रहेंगे, फिर भी आपने गिव अप किया क्या, आप भी सेटिस्फेक्शन कितना अच्छा है, उसको सॉल्व करते वक्त इरिटेट हो रहा होगा, 1-2 मिनट के लिए तो इरिटेट हुआ रहेगा, बट पेशेंस वहीं पर दिखाना है, पेशेंस वहीं पर दिखाना है, ठीक है। एंड रिमेंबर, एक विनोद सर ने एक दिन बहुत अच्छा ये डाला था, यू कैन से स्टोरी डाला था, एक बॉल है, टप्पा गिर रहा है, बड़ा टप्पा गिर रहा है, और एक टप्पा गिर रहा है, फिर नीचे टप्पा गिर के चला गया, वो है मोटिवेशन। और एक बॉल है, टप्पा गिरा नजदीक, टप्पा गिरा, टप्पा गिरा, टप्पा गिरा, और टप्पे गिरते जा रहे हैं, वो है कंसिस्टेंसी। आई होप आपको समझा है। तो मैं आपको आके एक दिन मैराथन ले लूंगा और 2-4 दिन छुट्टी दे दूंगा, क्या बन गया ये, मोटिवेशन। और मैं आपका एवरी डे लेक्चर ले रहा हूं, कंसिस्टेंसी। अपने 65 लेक्चर हो गए, किससे हुए, कंसिस्टेंसी से हुए। आपका सिलेबस भी ऐसा ही कंप्लीट होगा। कितने रिविजन्स करने चाहिए सर,
मेरे सीए कोर्स में मेरा 1 टाइम रीडिंग, 1 टाइम रिवीजन, एग्जाम के पहले 1 टाइम, उतना ही हुआ है मेरा, और उतने में मैं पास हूं, उतने में मैं बहुत अच्छे से पास हूं। आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंस विथ यू, सुनना है? लाइब्रेरी में पढ़ता था मैं, सीए इंटर के साथ उस वक्त आर्टिकलशिप हुआ करती थी। सीए इंटर के 1.5 साल आर्टिकलशिप थी, और सीए इंटर से सी फाइनल के वक्त भी 1.5 साल आर्टिकलशिप थी। 3 साल की आर्टिकलशिप, 1.5 साल इधर 1.5 साल इधर था। मतलब हम फाउंडेशन पास हुए, हम आर्टिकलशिप करते थे। तो मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था, जस्ट लास्ट के 3 महीने लीव मिले थे सीए इंटर की। लास्ट के 3 महीने इंटरव्यू, ये जो लीव मिली थी आर्टिकलशिप से, फर्स्ट डे मेरा, फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे उस लीव का मैं अपर बड़न चौक में लाइब्रेरी लगाया, एक एकाग्रता नाम की लाइब्रेरी थी। और उस वक्त ऐसे हम थ्योरी सब्जेक्ट के लिए क्लास नहीं लगाते थे, क्योंकि हमें वक्त ही नहीं था। हम सिर्फ अकाउंट्स, एफएम, कॉस्टिंग, टैक्स, इनके लिए क्लास लगाते थे। ऑडिट, EISSM जिसको आप बोलते थे पहले के बैच में, वो उस वक्त भी EISSM जैसे सब्जेक्ट था, उसका भी कभी क्लास नहीं लगाया। थ्योरी सब्जेक्ट नो क्लास, लॉ भी क्लास नहीं था हमारा, ठीक है। जीएसटी भी क्लास नहीं था, इनफैक्ट उस टाइम पे जीएसटी नहीं था, उस टाइम पे वैट वगैरह था, सर्विस टैक्स वगैरह। तो आई रिमेंबर फर्स्ट डे ऑफ माई स्टडी लीव, आई वॉज वेरी पॉजिटिव। मैंने ये EIS नाम का सब्जेक्ट जो था ना, MICS बोलते थे उस वक्त शायद, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, किसी एक सब्जेक्ट का मैंने बुक लाया नया, बिकॉज उसका क्लास नहीं लगाया था। और जस्ट आया, मस्त अपना डेस्क सजाया, सब सजाया, और लिटरली ऐसा सब ऐसा रख दिया, श्री गणेशाय नमः किया, स्टार्ट। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मस्त पढ़ाई चल रही थी। एक पर्सन आया मेरे पीछे से, मेरे जानता था, वो मेरा फ्रेंड था, हाय बाय फ्रेंड रहते ना वैसे टाइप का। अरे बोले, अरे सारड़ा तू इधर पढ़ाई कर रहा है क्या? अरे वाह वाह, इससे पहले कौन सी लाइब्रेरी थी? मैंने बोला कोई लाइब्रेरी नहीं थी भाई इससे पहले, आज पहला दिन है लीव का। अच्छा, मतलब क्या तू अभी पहली बार पढ़ रहा है? मैंने बोला हाँ, ऑब्वियसली 3 महीने पहले लीव मिलना ये सिस्टम ही था उस वक्त। तो ये बोलता है, क्या बात कर रहा है बे पागल, मेरा तो 2 बार रिवीजन हो गया है, मेरे सब सब्जेक्ट पढ़ के हो गए, ये क्या तूने नया बुक लाया है क्या? मेरा तो ये पढ़कर हो गया है, ये मतलब ऑर्थर वो अच्छा है ऑर्थर। समझ रहे हो तुम बात? हो गया, और 15-20 मिनट मेरी पढ़ाई नहीं हुई, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। 15-20 मिनट सुन्न हो गया दिमाग एकदम से, लगा क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने बोला बॉस, ये दोस्त को बीमारी है ये सोच के दूर रहने का। तुम समझ गए कौन सी बीमारी? हाँ, बहुत खतरनाक बीमारी है, सोचो दूर रहो इससे। ये आया कि मैं बात ही नहीं करता था इससे। ये मेरे को अगली बार बोलता है, अरे तेरे को ये आता है क्या, तेरे को वो आता है क्या, मेरे को इसमें डाउट है। मैं बोला मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ, तेरा तो क्या रिवीजन चल रहा है। मैं उसकी तरफ कभी देखा नहीं, पूरा फोकस अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, बहुत मुश्किल से माइंडसेट बनाया और अपना अपना पढ़ते रहा। मैंने बोला भाई उसका रैंक आ जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं क्या करूं। मैं अपना अपना पढ़ते रहा। एग्जाम के पहले मेरे को मिला, मेरे को बोलता है 8वां रिवीजन। मैंने बोला भाई, और अपना पहला खत्म नहीं हो रहा है, एग्जाम नजदीक आ रही है। मैंने बोला जो भी हो, पहला हो गया तो बड़ी बात है, मैं तो कर लूंगा एक रिवीजन, पास होने की पॉसिबिलिटी तक जाऊंगा। इसको इग्नोर करना था, पहले दिन से डिसाइड किया था इग्नोर ही करूंगा। मैं अपना अपना रिवीजन किया। एग्जाम के एक दिन पहले जो गैप मिलता है, आपको तो भी 1.5 दिन का मिलता है, हमको तो हाफ डे का गैप था, हमारे कंटिन्यूअस एग्जाम्स होते थे। तो उस हाफ डे में रिवीजन जितना हुआ उतना किया, एग्जाम दिया। उसने भी एग्जाम दिया, मैंने भी दिया, रिजल्ट आया, मैं पास, वो फेल। और एग्जैक्ट मैं आपको बोलता हूं वो पास कब हुआ। वो पास हुआ सीए इंटर, जब मैं सीए फाइनल पास होकर 1 साल हो गया था, ऑलमोस्ट शायद 8वीं बार। उतने ही रिवीजन किए थे ना उसने, समझे कुछ? नंबर ऑफ रिविजन्स डजंट मैटर, मैटर क्या करता है तुम कितना अच्छे से रीड करके, कितने अच्छे से समझ के आगे बढ़ रहे हो। समझ गए क्या ये बात? एंड दोस्तों, एक और किस्सा सुनाना चाहूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किस्सा आपके लिए। मेरा सीए फाइनल का एग्जाम, और मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ये फाइनेंस, उस वक्त भी फेवरेट था स्टूडेंट लाइफ में। लिटरली किसी को भी एफए में क्वेरी रहती थी फाइनल लेवल पर भी, वो मेरे को ही आके पूछता था, और सबको मालूम था कि ये बंदे को एफएम का क्वेरी पूछने के बाद में एटलीस्ट सॉल्व तो हो जाएगा भाई। इसलिए लिटरली
उस वक्त हम कोई इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं था, आप जैसे अभी जी रहे हो, लाइब्रेरी अलग होते, ये होते। उस टाइम पे तो हम जमीन पे बैठ के पड़े हुए, और लिटरली लोग हमारे आसपास आते थे, बाजू में बैठते थे जमीन पे, सीखते थे, चले जाते थे। हम किसी और के पास जाते थे जिसका लॉ स्ट्रांग है, उनसे सीख के निकल जाते थे। तो बस एफएम, जिसको उस टाइम पर माफा बोलते थे, धीरे धीरे वो एसएफएम बना और अभी वो एएफएम बन गया है। नाम चेंज हुआ है, पैकिंग चेंज है, प्रोडक्ट सेम है। तो वो जो माफा था वो मेरा फेवरेट था, सबको पता था, सबके डाउट सॉल्व में करता था। सीए फाइनल का वो पेपर 2 नंबर का, 2 नंबर का पेपर था वो। सीए फाइनल का हमारा जब एग्जाम आया, मैं जब एग्जाम के लिए पहुंचा, मुझे भी मालूम था कि मेरा दिन है आज। मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहने के बावजूद भी कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था मैं। बहुत मेहनत कर कर उस पेपर में आया, और सेंटर पे जाने के वक्त ही लग रहा था मेरा दिन है आज। और सेंटर पे पहुंचा तो जो कोई भी मेरा फ्रेंड पहचान का मिल रहा है, बोले आज तो तू फाड़ देगा भाई। मैंने बोला यार देखते यार, मत डरा, जो भी हो अपना फोकस रखकर अपने से अच्छे से सेंटर में घुसा। पेपर जब हमारे हाथ में आया, रीडिंग टाइम नहीं हुआ करता था उस टाइम पर, 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी नहीं था। तो पेपर आया हाथ में, चलो अभी तैयारी करते हैं, रोल नंबर वगैरह जो लिखना था वो लिख दिया, पेपर पढ़ना। पेपर पढ़ रहे, पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझा, आगे पढ़ना, दूसरा, कौन सा क्वेश्चन है भाई, कौन सा चैप्टर है, क्या पूछ रहे, कुछ भी नहीं समझा। लिटरली 7वें मिनट तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई तो आएगा अभी बाहर से और बोलेगा तुमको एमपीएससी यूपीएससी का पेपर दिया है, गलती से दे दो, ये तुम्हारा पेपर है। 10 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। मैं समझ गया ये अपना चे। लिटरली पूरा क्लास ना ऐसे पन्ने पलटने की आवाजें आ रही है, बस ऐसे, सिर्फ ऐसे आवाजें आ रही है। कोई ढूंढ रहे हैं कि एक पहचान का क्वेश्चन मिल जाए, इंक्लूडिंग मी। मतलब समझो, इतना मेहनत करने के बाद ना मेरे को 25 मिनट तक एक वर्ड लिखने नहीं आया। आप सोचो, उस वक्त रूल हुआ करता था 45 मिनट्स के बेल के पहले कोई उठ नहीं सकता है। 45th मिनट पे बेल बजती थी, और उस टाइम पे ट्रर बजा, फिर तुम निकलो, बाहर निकलना है तो पेपर सबमिट कर दो और निकल जाओ। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया भाई, वो 45 मिनट वाला बेल बजा कि मैं बाहर जाने वाला हूँ। लड़कियां रोने लग गई, लड़के जो है वो ऐसे बेंच पटक रहे, क्या यार इतना पढ़ के भी, सब रिएक्ट कर रहे वहां पर, इंक्लूडिंग शायद मैं। और लिटरली 25 मिनट बाद, कहा सोचने के बाद में, एक क्वेश्चन 8 मार्क 10 मार्क का शायद जमा मुझे, वो भी पूरा नहीं, थोड़ा उसके स्टेप्स जमे। मैंने बोला थोड़ा तो थोड़ा लिखना चालू करता हूँ, लिखना चालू किया, और फ्लो फ्लो में आगे का स्टेप आ गया, और वो 8 नंबर का क्वेश्चन हुआ। और बेल बजी, बेल बजी तो मैंने क्या देखा, पूरा क्लास उठ रहा है। लिटरली बेल बजने के बाद में क्लास में कितने लोग थे मालूम है? 35 से 40% लोग थे। कितने? 35 से 40% लोग ही थे, वो भी रोतली हालत में मेरे जैसे। और जो गए वो तो चले गए। मैं बोला चलो बंद करो, अपन भी निकलते। पता नहीं क्या दिमाग में आया, इतना सही पॉइंट दिमाग में आया ना, कि इंस्टीट्यूट फेल करता है ना बच्चों को रिजल्ट मेंटेन करने के लिए। अब तो इंस्टीट्यूट का वो टेंशन ही नहीं है, ये जो बाहर गए ये तो वैसे भी फेल है। अब जो 35-40% लोग इधर बैठकर लिख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सब लोग पास होने वाले। बस 3 घंटे तक कुछ भी करके 40 के पार लिखना है। और कौन से पेपर में? मेरे फेवरेट पेपर में। मेरी ये हालत थी भाई साहब, जैसे तैसे लिखना स्टार्ट किया, सोचा, जैसे तैसे एक क्वेश्चन मिला, दूसरा क्वेश्चन मिला, सोचा, 4 स्टेप जमे, 6 स्टेप जमे, जितना जमा लिखने का ट्राई किया। I was literally having that feeling I am begging for marks, भीख मांग रहा हूं मैं मार्क्स के लिए, ऐसा लग रहा था मुझे। मैंने बोला चलता है, मेरे को 3 घंटे बेगिंग तो बेगिंग, मेरे को 40-45 चाहिए ताकि मुझे उसका कुछ तो फायदा हो। और जैसे तैसे मैं लिख रहा हूँ 1.5 घंटा हो गया, मेरा हार्डली पेपर 20-22 मार्क का फॉल हुआ था। और मैं बोला पेशेंस आउट हो रहे, क्या करूं कुछ समझ नहीं रहा है। मैंने यही सोचा कि बाहर जाकर क्या होने वाला है, अगले अटेम्प्ट का प्रिपरेशन ये 1-1.5 घंटे में अलग क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। सीधा बैठ और लिखता रहा, जैसे तैसे जितना जमा बराबर लिखता रहा। और देखते देखते 3 घंटे के एंड में आई एंडेड अप सॉल्विंग 68 मार्क पेपर। भाई साहब 68 मार्क का दिया, और जो हालत खराब हुई, 5 मिनट तो उधर ही बैठा रहा। वो बोला निगाह जाओ इधर से, बोले अभी क्या बैठा है? मैंने बोला हाँ जाता हूँ। इतनी हालत खराब थी खुद के फेवरेट पेपर में।
मैं तो बोला बाहर शायद पब्लिक मेरे लिए वेट कर रही होंगी, तेरा कैसे गया रे? बाहर जाके देखा कोई काला कुत्ता नहीं था, और एक दो जन मेरे को दिखे, मेरे को देख के भाग गए वो, उनको लगा रहा इसका बहुत भारी गया बोल के। मेरे को उन्होंने नहीं पूछा ना मैंने उनको पूछा, चुपचाप घर गए, वो पेपर को साइड में रखा, 15-20 मिनट सो गया। उठ के मैंने बोला ये स्टोरी खत्म है, आगे का पेपर अभी। और अगला पेपर दिया, अगला पेपर दिया, पूरे पेपर्स दिए। रिजल्ट क्या मन में? पास विथ 63 मार्क्स इन माफा आउट ऑफ 68। ये मेरा रिजल्ट था उस दिन का। इमेजिन करो उस दिन मैं उठ के जाता तो क्या होता। तो गाइज एग्जाम हॉल में आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ तो ये किस्सा जरूर याद रखना। एंड आई होप वॉट एवर आई एम शेयरिंग विथ यू, दिस माफा पेपर ऑल्सो इज अ टेक अवे फॉर यू, कि इससे भी आपको समझाए कि आपको करना क्या है। ठीक है, कुछ भी करो यार, गिव अप नहीं करना है यार, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, चलो स्टॉप करें। थैंक यू वेरी मच गाइज, दिस ब्यूटीफुल जर्नी इज नॉट एन एंड हियर। आई एम गोइंग टू मीट यू सून, यू आर गोइंग टू मीट मी सून इन सीए फाइनल AFM, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बैच में। फिर मिलेंगे, फिर जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, और वहां पर भी हमको 80 के पार जाना है। उधर तो पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट मेरा है, उधर तो पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट मेरा है। इतना अमेजिंग तरीके से पढ़ूंगा आपको, आप यकीन नहीं आएगा कि फाइनल पढ़ रहे, आपको मक्खन की तरह फाइनल लगेगा। ठीक है, अभी से आगे भी आपके रिविजन्स रहेंगे, आपके सेशंस रहेंगे, जो जो सेशंस रहेंगे सब कुछ आपके गूगल ड्राइव में भी मिलेगा, और आपको मैसेज के थ्रू भी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज, हाँ अच्छा हुआ, थैंक यू। एमसीक्यूज आपके क्वेश्चनर बुक के पीछे दिए, एक भी एमसीक्यू जानबूझ के डिस्कस नहीं किया है। जब जब मैं आपके रिवीजन लूंगा ना चैप्टर वाइज, उसके बाद मैं आपके एमसीक्यू डिस्कशन का सेशन तुरंत उसी सेशन में लेने वाला हूं, ताकि 2 फायदे होंगे उसके। आपका वो सिलेबस फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा, मगर मेरे एमसीक्यू सॉल्विंग के पहले आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, I'll miss you all, I'll miss you all. Thank you so much, amazing sir, thank you so much guys, thank you so much. चलो मिलते हैं, बाय बाय। I'll miss you all your names जो भी ऑनलाइन में भी है, इनके नाम भी मुझे याद हो गया यार, इतने अच्छे से आंसर्स देते हो सब, बढ़िया है। होप टू सी यू ऑल गाइस, फाइनल तक पहुंचेंगे और फिर मिलेंगे एक नई जर्नी के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।